कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। फर्स्ट वन बोलो, फर्स्ट वन जल्दी बोलो। अट्रैक्टिव इन नेचर, ये कभी पॉइंट ही नहीं बनेगा कि वो रिपल्सिव हो, हमेशा अट्रैक्टिव ही होगा। और लॉन्ग रेंज, वीक फोर्स। वीक फोर्स कैसे बताओगे किसी को कि वीक फोर्स है? और इस कॉपी के ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है? कौन लगा रहा है? देखो उससे ज्यादा फोर्स लगा दिया, अर्थ से ज्यादा फोर्स लगा दिया मैंने, तभी तो बुक ऊपर चल पाई। समझ में आ रहा है? इसलिए बोल रहे हैं वीक फोर्स। क्लियर? फोर्थ और बोलो, डज नॉट अफेक्टेड बाय इंटरवेनिंग मीडियम या मीडियम। समझ में आ गया? समझ में आ गया? एक चीज और सुनो, क्या होता है? एक्शन फॉर्म्स एक्शन रिएक्शन पेयर, है ना? फॉर्म्स एक्शन रिएक्शन पेयर्स, मतलब ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। और बताओ, और बोलो क्या होता है? हाँ, चार बताया था। एक और लिखो, सेंट्रल फोर्स। एंड व्हाट इज सेंट्रल फोर्स? ये इंपॉर्टेंट है। सो फोर्सेस which acts along forces which act along the line joining the centers of the object. सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, समझ में आया कैसे? इसका एग्जांपल यहां देख सकते हैं। ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये सेंटर है उनका C1, ये C2। तो हमेशा जो फोर्स लगेगा, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग, मतलब वो फोर्स हमेशा इधर और इधर लगेगा, because it is attractive in nature. This is 1, this is 2. So 1 with respect to 2 and this is force 2 due to 1. ठीक है? Force on 1 due to F12 का मतलब क्या होता है? Force on 1 due to second. ठीक है? ये मास होगा, यहाँ पे क्या होगा? मास। यहाँ पे क्या होगा? मास 2। एंड F21 क्या होगा भाई? F21 क्या होगा? फोर्स ऑन मास 2 या ऑब्जेक्ट 2 ड्यू टू 1। ठीक है, ड्यू टू 1। समझ में आ गया? लिखना समझ में आ गया सबको? ये प्रॉपर्टीज है। क्लियर? अभी जो मैं पॉइंट सिखाने जा रहा हूं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसमें अभी मैं ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा हूं कि क्या क्या होना है, कैसा होना है। मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे चल रहा हूं और धीरे धीरे वहीं पे समझा दूंगा सब चीजें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइए जल्दी। हाँ, कोई डाउट किसी को? अब सुनो, लिख लिया ना तुम लोगों ने? अब सुनो ध्यान से। एक हम क्या कर रहे हैं अभी, एक हम फोर्स निकालने जा रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट है जिसका रेडियस r है। क्या रेडियस है? और एक और ऑब्जेक्ट है जिसका रेडियस स्मॉल r है। जिसका रेडियस क्या है? स्मॉल r। या ऐसे कर लेते हैं, r/2 ले लेते हैं, इसको 2r कर देते हैं, इजी हो। एक और ले लेते हैं छोटा, इसका रेडियस r, इसका रेडियस 2r। ठीक है, और ये जो इसका सरफेस है और इसका सरफेस है, इसका डिस्टेंस है 3r। कितना डिस्टेंस है? 3r। इसका मास है m और इसका मास है स्मॉल m। ठीक, बस फाइंड आउट फोर्स। फाइंड फोर्स ऑन m ड्यू टू स्मॉल m। पहला क्वेश्चन यही है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या फॉर्मूला है फोर्स का बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स?
जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर, जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। ये मेरा क्वेश्चन 1 है, ठीक है। मैं फिर अभी क्वेश्चन नंबर 2 भी करूंगा इसमें, पहले क्वेश्चन नंबर यही है, ठीक है। तो चलिए लिखिए, फोर्स ऑन m ड्यू टू स्मॉल m इक्वल टू, बताइए, जी मास m स्मॉल m डिवाइड बाई व्हाट डिस्टेंस शुड आई राइट नाउ, बोलो कितना डिस्टेंस लिखूं, बता जल्दी, कितना लिखूं, 3r स्क्वायर लिखूं? कितने लोग बोल रहे हैं 3r स्क्वायर लिखना है सर? डेफिनेशन जाके पढ़ो एक बार, फटाफट रीड करो डेफिनेशन क्या बोला है, डेफिनेशन रीड करो एक बार फटाफट से। ग्रेविटेशन फोर्स की, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखवाया था, फोर्स बिटवीन टू मास ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन, तो सरफेस से क्यों ले रहे डिस्टेंस, तो सरफेस से क्यों लेना है, उसने क्या बोला, कहां से लेना है, सेंटर से, समझ में आ रहा है, कहां से लेना है। सो टेल मी व्हाट इज दैट डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज 2r, दिस डिस्टेंस इज 3r एंड दिस डिस्टेंस इज r, बोलो टोटल कितना हुआ। सो 2r प्लस 3r प्लस r का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला बन गया, समझ में आया सबको। अच्छा बताओ जरा, एक चीज और याद है क्या, यूनिट वेक्टर याद है क्या तुम लोगों को? यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो किसी वेक्टर की तरफ, जिस डायरेक्शन में वेक्टर होता है उसी डायरेक्शन में होता है, बट उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। तो देखो ध्यान से, ये जो सेंटर हमने माना है, मान लीजिए ये A ले लिया इसका सेंटर, और इसका सेंटर हमने एक B ले लिया, तो क्या मैं एक यूनिट वेक्टर अज्यूम कर सकता हूं इस डायरेक्शन में? लेट्स से इन दिस डायरेक्शन देयर इज अ यूनिट वेक्टर व्हिच इज r कैप, क्या मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं या नहीं? तो ये जो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, किस में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में। तो देखिए कैसे लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए मैंने क्या कर दिया, इसको सेम ऐसे ही लिखा। अब जरा बताओ मुझे, देख के बताना, मैंने अज्यूम किया है, ये मैंने किया है लेट, ठीक है, ये हमने अज्यूम किया है कि इस डायरेक्शन में A से B की तरफ है ना। अच्छा बताओ, कैपिटल M के ऊपर फोर्स किधर होगा, कैपिटल M के ऊपर फोर्स क्या इधर की तरफ ही होगा, इसका ही नाम कैपिटल M स्मॉल m वेक्टर है या नहीं है, बताओ। तो अगर मैंने इसको r कैप दे दिया तो क्या मैं यहां पे वेक्टर साइन लगा सकता हूं, बिकॉज मैंने मैग्नीट्यूड के साथ क्या मल्टीप्लाई कर दिया, यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड के साथ क्या मल्टीप्लाई किया मैंने, और यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ता है क्या, और अगर फर्क नहीं पड़ता तो क्या मैं r कैप लिख के यहां वेक्टर बना सकता हूं या नहीं, जल्दी बताइए। अगर ऐसा करना है तो जल्दी से मुझे लिख के बताइए, ये क्या है, ये है फोर्स ऑन m ड्यू टू स्मॉल m, ड्यू टू स्मॉल m। अब मुझको फिर से पूरा लिख के बताइए, फोर्स ऑन स्मॉल m ड्यू टू m। पहले ये निकालिए, पहले ये वाला फॉर्मूला निकालिए, पहले ये निकालिए f स्मॉल m कैपिटल M, और फिर मुझे बताइए उसका वेक्टर फॉर्म भी, f स्मॉल m कैपिटल M वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा, जल्दी बोलिए फटाफट। ये बेसिक सिखा रहा हूं मैं, 12th क्लास में पहला ही चैप्टर है भाई, पहले ही चैप्टर में बोलूंगा, ग्रेविटेशन में करवाया था, यहां नहीं करवाऊंगा, ऐसे बोलूंगा। वेक्टर फॉर्म में है ना, ओके। जैसे मान ले एक 7 सेंटीमीटर इधर है, इस डायरेक्शन में 7 सेंटीमीटर है, और इस डायरेक्शन को ही मैं एक्स एक्सिस बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं। अब जरा बता, एक्स एक्सिस की तरफ कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, तो क्या मैं 7 आई कैप लिख दूं तो चल जाएगा क्या, चलेगा नहीं चलेगा, ऐसे ही मैंने किया है। मैंने कहा ये मुझे पता नहीं है एक्स है वाई है जेड है, तो कोई आर है, क्या है, कोई आर, इस डायरेक्शन में क्या है, कोई आर वेक्टर, यूनिट वेक्टर इधर है, बस वो यूनिट वेक्टर क्या ये इसके सेम डायरेक्शन में है या नहीं है, इसका मतलब इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम है, तो क्या करूंगा मैं, बस मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ता है।
यूनिट वेक्टर को अगर किसी से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई इफेक्ट आता है? मैग्नीट्यूड में चेंज होता है? नहीं होता है। और मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं होता है तो वो यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करते ही क्यों है? डायरेक्शन देने के लिए। क्या देने के लिए? डायरेक्शन देने के लिए। वो अपना डायरेक्शन किसको दे देगा? मैग्नीट्यूड को। जो भी मैग्नीट्यूड वहां लिखा हुआ है, जो भी मैग्नीट्यूड यहां लिखा हुआ है, उसका डायरेक्शन क्या बन जाएगा? आर कैप। मल्टीप्लाई करते ही वो एक क्या बन जाएगा? क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। उसका डायरेक्शन किधर होगा? यूनिट वेक्टर की तरफ। किधर होगा? मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे मल्टीप्लाई तो वो मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा? वेक्टर। बिकॉज मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन क्या होता है? अरे मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन मल्टीप्लाई करो क्या होगा? वेक्टर। क्या होगा? और मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन वेक्टर होता है। तो जैसे ही मैंने इसको आर कैप से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया? इसका डायरेक्शन बताओ किधर होगा? ये वेक्टर का डायरेक्शन बोलो किधर है? आर कैप। किधर है? समझ में आया? ये लिख के बताओ जल्दी। कितना लिखा जल्दी बताओ? कितना लिखा? अपॉन आएगा आंसर तो उतना ही आएगा, सेम नहीं आएगा। देख लो वहां से भाई, इधर से इधर ले लो, फिर इधर से एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते हैं। दोनों का डिस्टेंस कितना है? सेम है। लेकिन जब वेक्टर लिखोगे ना तो बस एक काम करना पड़ेगा। जरा बताओ ये देखो जरा, क्या ये फोर्स इधर है या नहीं है? बताओ। एफ स्मॉल एम कैपिटल एम। बताओ क्या क्या प्रॉब्लम हो गई? क्या प्रॉब्लम हुई बताओ? आर कैप नहीं लिख सकता क्योंकि आर कैप से उल्टा है। तो क्या करूं बताओ? माइनस आर कैप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आ गया? GM अपॉन 36 आर स्क्वायर इंटू आर कैप। समझ में आया? समझ में आ गया वेक्टर लिखना? कोई दिक्कत किसी को वेक्टर लिखने में? चलिए, एक बात समझ में आ गई। अब हम दूसरी बात समझने जा रहे हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये भी याद रखना। अच्छा, इमेजिन करो इस रूम में तुम बैठे हो, ठीक है? और तुम्हारे हाथ से पैर से रस्सियां बांध दी है, ठीक? और तुमको चारों तरफ से खींच रहे हैं। ऊपर से कोई खींच रहा है, इधर से खींच रहा है, उधर से खींच रहा है, उधर से खींच रहा है। तुम्हारे ऊपर कितना फोर्स लगेगा? नेट फोर्स कैसे बताओगे किसी को? डायरेक्ट स्केलर एडिशन कर दोगे या वेक्टर एडिशन करोगे? बोलो, वेक्टर एडिशन करोगे स्केलर एडिशन करोगे? वेक्टर एडिशन। कितने फोर्स लग रहे हैं तुम्हारे ऊपर? हाथ पैर बांध दिए सब, खड़े ऐसे जैसे बांध देते नहीं है मूवीज में, बांध देते हैं ऐसे करके वो। तो ऐसे हाथ ऊपर बांध दिए, पैर नीचे, और खींच रहे तुमको। बताओ, 4 फोर्स लग रहेगा। नेट फोर्स कितना लगेगा? बराबर जरूर थोड़ी बराबर खींचेंगे। अगर बराबर खींचेंगे तो 0 लगेगा, लेकिन मान लो बराबर नहीं खींच रहा कोई, तब क्या करेंगे? अगर बराबर नहीं खींच रहे, बराबर फोर्स नहीं लग रहा है चारों तरफ से, तो क्या करोगे बताओ? क्या कैसे निकालोगे नेट फोर्स? एडिशन करोगे ना। कौन सा एडिशन करोगे? वेक्टर एडिशन। कैसे करोगे? वेक्टर एडिशन। याद समझ रहेगा? याद रहेगा। अगर हमारे किसी एक ऑब्जेक्ट पर मल्टीपल फोर्सेस लगते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? वेक्टर एडिशन। क्या यूज करते हैं? वेक्टर एडिशन टू गेट टोटल फोर्स। समझ में आ रहा है? ठीक है। इसी बात को कुछ लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कुछ है नहीं, खास नहीं है। क्या चीज समझनी है बस, कि अगर एक ऑब्जेक्ट पे 10-12 फोर्स लग रहे हैं, एक से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं, तो उसमें टोटल फोर्स कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग वेक्टर एडिशन। बाय यूजिंग, बस ये याद रखना है। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, क्या बताओगे? टोटल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। समझ में आया? अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा? इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। वेक्टर सम ऑफ ऑल द, ये याद रखना है। समझ में आया? मेरे समझ में आ गया या नहीं आया बताओ? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कोई मुश्किल है क्या? क्या बताता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? ये तो हमको पहले ही पता था। अरे पता था नहीं पता था? बताओ। एक से ज्यादा वेक्टर कहीं एक्ट कर रहे हैं तो क्या उसका वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? ये तो पहले ही पता था ना, लेकिन उसको नया नाम दे दिया। क्या दे दिया नाम?
सुपरपोजिशन। तो वहीं पे अगर मान लो कोई लिख दे कहीं पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो समझ जाना वहां वेक्टर एडिशन हो रहा है उस क्वांटिटी का। वो फोर्स के लिए ही, वो डिस्प्लेसमेंट के लिए भी कभी कभी आता है, कभी कभी वेव में भी आता है, ठीक है। तो पर क्या करेंगे हमेशा उसका वेक्टर एडिशन, ठीक है, ये याद करना है। चलिए, तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। क्या क्वेश्चन है हमारे पास? पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, क्या है? ट्रायंगल, और वो ट्रायंगल भी कैसा है? क्या ले ले ट्रायंगल, बताओ? इक्विलेटरल ले लेते हैं। एल डिस्टेंस, एल डिस्टेंस, एल डिस्टेंस, ठीक है। और सेंटर टू सेंटर चल रहा है भाई। ये मास m, ये मास 2m, और ये मास 3m, सही है, ठीक है। सो 3 masses are kept at the vertices of triangle, equilateral triangle। कैसा ट्राइंगल है भाई? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है ये? अपने आप पता लग जाएगा एंगल कितना है, जल्दी बोलो। अब देखो जरा मुझे बताओ कि अब पहला क्वेश्चन, फाइंड फोर्स ऑन m, फोर्स ऑन m। हमें निकालना है फोर्स ऑन मास m, m मास पर निकालना है। दूसरा क्वेश्चन सेम आएगा भाई, मास 2m, और सेम क्वेश्चन आएगा मास 3m, ठीक है। 3 क्वेश्चन बनेंगे इसमें। क्या बनेंगे? 3 क्वेश्चन। चलो बताओ, पहले मैं m पे निकालना सिखाता हूं, कैसे सिखाता है, यही सीखना है आज का काम यही है भाई। ये सीख गए तो काम बन गया, 12th में भी काम आएगा। जरा देखो ध्यान से, m के ऊपर कौन कौन फोर्स लगाएगा, पहले बताओ। m के ऊपर कौन कौन फोर्स लगाएगा? m के ऊपर नहीं, ग्रेविटी तो हटाओ, इस यूनिवर्स में अभी कुछ नहीं है। जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें हम मान रहे हैं बस यही 3 मास है और कुछ नहीं है। अब बोलो कौन कौन लगाएगा भाई फोर्स? और कोई नहीं है, अर्थ भी नहीं है, मानो अर्थ का इफेक्ट भी नहीं है, इन तीनों का इफेक्ट ही देखना है बस, ठीक है। इमेजिन करो इन तीनों का इफेक्ट। ऐसे मान लो ये कोई लोग कुछ कहने लगे, अच्छा क्वेश्चन के लिए पूरे अर्थ, पूरी यूनिवर्स खाली कर दी सर ने, वो नहीं करना, मत करो खाली। लेकिन अभी बस इन तीनों का इफेक्ट देखना है। अर्थ का इफेक्ट एलिमिनेट कर रहे हैं हम, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। बताओ कौन कौन लगाएगा भाई, जरा बताओ कौन कौन लगाएगा? 2m भी लगाएगा और 3m भी लगाएगा, सही है क्या? तो m के ऊपर कितने मास फोर्स लगाएंगे? अगर m के ऊपर 2 फोर्स लग रहे होंगे तो उनमें कौन सा एडिशन लगेगा? बस यही समझ में आना चाहिए, ठीक है, यही समझ में आना चाहिए। अब देखो ध्यान से, ये जो 2m है, ये m को किधर फोर्स लगाएगा जरा बताना? अपनी तरफ खींचेगा या दूर भेजेगा? बोलो। अरे क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन ही नहीं बनना चाहिए। क्यों ये क्वेश्चन ही गलत है, बताओ जल्दी। कि दूर भेजेगा पास भेजेगा? ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्टिव ही होता है हमेशा, तो क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए दूर भेजने वाला। तो हमेशा क्या करेगा? अट्रैक्ट ही करेगा। तो ये 2m, ये m को अपनी तरफ खींचेगा या नहीं, बताओ? तो अपनी तरफ किधर खींचता है? और ये फोर्स हमेशा ऐसे ही क्यों आया, इसी लाइन पे क्यों आया, बताओ? ये फोर्स हमेशा इसी लाइन पे क्यों आया? ऐसे क्यों नहीं आ गया, या ऐसे क्यों नहीं चला गया? क्या? हाँ, क्या कौन सा करेक्टरिस्टिक्स? कौन सा करेक्टर भाई? देखो 3 फोर्स है, F1, F2, F3। पहले बताओ कौन सा सही रिप्रेजेंटेशन है? F1 सही रिप्रेजेंटेशन है। अब F1 सही क्यों है, बाकी 2 गलत क्यों है, उसका भी तो पता होना चाहिए। तो कौन सा करेक्टरिस्टिक्स लगाया? अट्रैक्ट करता है, तो सही समझ में आ गया। एक और लिखवाया था ना, सेंट्रल फोर्स। क्या लिखवाया था? तो सेंट्रल फोर्स क्या होता है बताओ? लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। अरे ये वाली लाइन क्या लाइन जॉइनिंग है क्या? ये क्या लाइन जॉइनिंग सेंटर है क्या? तो कौन सा लाइन जॉइनिंग सेंटर्स? F1, इसलिए वही सही है। समझ में आ गया? याद रखेंगे क्या है, क्यों इधर ही आएगा बताओ? Why it is along this
सेंट्रल फोर्स है। कौन सा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स है। नाम लिख देता है भाई, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। ठीक है, ऐसे नाम लिख देता है, आसानी होगी डायरेक्शन दिखाने में मुझे। तो लिखो फोर्स ऑन एम, मास एम ड्यू टू 2m, ड्यू टू, लिखो जरा फोर्स F इक्वल टू, बताओ, हाँ बोलो, F इक्वल टू जी, कितना मास है? एक m है। दूसरा, अरे आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस है? l स्क्वायर। समझ में आ गया? समझ में आ गया या नहीं बताओ? इसका डायरेक्शन बताओ। अलोंग ए बी, किधर होगा ये फोर्स किधर होगा? अलोंग ए बी। ठीक है, चलिए अगला लिखिए, फोर्स ऑन मास m ड्यू टू 3m, ड्यू टू, चलिए तो अब लिखिए, अच्छा इसको ऐसे कर लीजिए, इसको 1 लिख लीजिए, इसको 2 लिख लीजिए, और या क्या लिखूं, चलो 1 ही लिख लेते हैं, ठीक है, F1। ठीक है, जल्दी करो फटाफट, F2 बताओ कितना? GM इंटू 3m डिवाइड बाई L स्क्वायर। बोलो अलोंग, अलोंग बताओ क्या नाम दो? अलोंग AC। ये मुश्किल है क्या बताओ? ये चीज मुश्किल है क्या? 12th में होगी सेम चीज जो मैंने अभी किया ना, सेम क्वेश्चन आएगा, बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन बोर्ड में 12th क्लास में आया, लेकिन बस अंतर कितना होगा, वहां पर लिखा होगा बस ये। बोलो क्या डिफरेंस है क्या कुछ? ये वहां मास है या चार्ज है, बस वहां चार्ज होंगे, यहां मासेज है, तरीका सब कुछ सेम है। ठीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है चैप्टर। अब बताओ जरा, अच्छा इसको ऐसे लिख लूं क्या, थोड़ा सा और सॉल्व करके लिख लूं क्या? 2gm स्क्वायर बाई एल स्क्वायर लिख दे क्या? और इसको 3gm स्क्वायर बाई एल स्क्वायर लिख दे क्या? अब जरा देखो, दोनों वेक्टर और दोनों वेक्टर के बीच में अगर मुझे रिजल्टेंट लेना है, नेट फोर्स ऑन m ड्यू टू अदर मासेस, ड्यू टू अदर्स मासेस। ठीक है, जरा बताइए कितना होगा? FM नेट, फोर्स ऑन मास m नेट, बताइए कितना होगा? वेक्टर हटा दो, वेक्टर साइन नहीं, बोलो किधर होगा, जल्दी बताइए। क्या ये एक दोनों कितना एंगल बना रहे हैं? कैसे पता लगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसे पता लगा? और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल में साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सारे साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, एफ नेट का फॉर्मूला बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, फॉर्मूला बोलो। F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। कौन सा रूल है, जल्दी बोलिए, कौन सा रूल है? अरे कौन सा है भाई? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो बीच में कौन आएगा? ये मान लेते हैं MACD, इसको D ले लेते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए, F नेट इक्वल टू पहले रखिए वैल्यू, पहले रख देते हैं कितना? 2 आएगा पहले, 2gm स्क्वायर बाई एल स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 3gm स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, 3gm स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2gm स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर इंटू 3gm स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू कॉस 60 डिग्री, इंटू कॉस। अब बताओ, ये देखो ध्यान से, ये देखो 3, इसका 2 का स्क्वायर कितना होगा? कितना आएगा? 4। अच्छा एक चीज देखना, ध्यान से देखो, कितने टर्म्स है यहाँ पे? कितने टर्म्स है भाई? क्या तीनों टर्म में जी एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है या नहीं है? बताओ,
सभी में। देखो इसमें मैं पूछ रहा हूं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम्हें ये चीज मिला या नहीं मिला? तीनों में बताना, तीनों में बताना, तीनों में। ये बॉक्स और ये पूरा, देखो यहां दोनों की मल्टीप्लाई है तो मिल जाएगा ना, स्क्वायर ही है वो, मल्टीप्लाई है तो क्या है, स्क्वायर ही है। बता तुम लोगों को मिला नहीं मिला इस वाला? तो इसमें से अगर मैं ये सब निकाल लूं तो मुझे क्या 4 बचेगा यहां पर, यहां से निकाल लूं तो 9 बचेगा क्या? अगर तुमको ये समझ में नहीं आता तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 स्क्वायर लिख दूंगा, यहां लिख दूंगा 3 स्क्वायर, और यहां लिख दूंगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कॉस 60 का वैल्यू बोलो 1/2, क्या होगा? और इसको बंद करके ऐसे कर देंगे। समझ में आया? किसी को अगर मैथमेटिक्स समझ में नहीं आई है तो बोल दो। ये है स्क्वायर और ये है स्क्वायर रूट, क्या हम बाहर निकाल लें इसको? कैन वी टेक कॉमन? तो ये हो गया 4 + 9 और ये कैंसल, ये 6। तो बताइए कितना आया? √19 आ गया ना? कोई गलती तो नहीं करी है? एक बार मुझे चेक कर लीजिए, मेरे हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो। आंसर किस में आएगा? न्यूटन। और डायरेक्शन क्या आएगा? अलोंग एडी। और दूसरी तरफ से देखो, क्या दोनों फोर्स अलग अलग थे ना? यहाँ पे बीच में नहीं आएगा। यहां पर एक वो निकाल सकते हैं एंगल, यहां निकाल सकते हैं बीटा। क्या निकाल सकते हैं? एंगल बीटा। बीटा एंगल किसके साथ है? F2 के साथ है। किसके साथ है? मैंने तुम्हें बताया था, याद करवाया था पैरेललोग्राम में, अगर एंगल बीटा किसके साथ बन रहा है? F2 के साथ, तो शुरुआत किससे होगी? F1 से। किससे होगी? F1 sin थीटा 60 डिग्री और F1 प्लस नहीं, यहां F2 आएगा, F1 cos 60 डिग्री। यही फॉर्मूला था ना? ये फॉर्मूला था या नहीं था? याद करो जरा। B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा, ऐसे ही था या नहीं था? है ना? वही फॉर्मूला याद रखना है बस। और मैंने कैसे याद करवाने के लिए हेल्प कराया था मैंने तुम्हें बताया था कि अगर कोई भी एंगल यहां लेते हैं, किसके साथ? F2 के साथ लेते हैं, तो इसकी शुरुआत कहां से होगी? F1 से। F1 साइन एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स, F1 इंटू साइन 60 अपॉन F2 प्लस F1 cos 60। ये याद रखना है सबको। चलिए एंगल निकालते हैं। F1 का वैल्यू कितना है भाई? 2gm² एंड साइन 60 कितना होता है? √3/2 डिवाइड बाई 3gm² प्लस 2gm² इंटू cos 60 होता है 1/2। ये इससे कट कर गया। अब देखो यहां से दोनों कॉमन ले सकते हो तुम लोग। ये देखो, ये टर्म और ये टर्म कॉमन आ सकता है, और ऊपर भी है, तो मतलब ये खत्म, ये क्वांटिटी खत्म, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मैं ट्राई करता हूं यहां लिखने का, क्या करूं और स्मॉल कर लेंगे इसको। फिर मैंने क्या किया, ये टू कैंसिल हो गया, यहां बचा gm² इंटू √3 डिवाइड बाई, यहां मैं कॉमन ले रहा हूं, देखो ध्यान से, gm² कॉमन ले लिया, यहां बच गया 3 प्लस यहां बच गया 1, तो ये पूरा का पूरा क्वांटिटी कैंसल। तो फाइनल कितना आ गया भाई? √3 डिवाइड बाई 4। ठीक है, सो tan बीटा इक्वल टू √3/4, और क्या लिख सकते हैं? एंगल बीटा इक्वल टू tan इनवर्स √3/4। इतने पे ही छोड़ देना है बस। सही है, बस यहां तक करना है भाई। अब क्या करना है तुमको? अगला क्वेश्चन तुमको सोल्व करना है 2। कौन से 2 क्वेश्चन है भाई? ये और ये, और यहीं तक सोल्व करना है।